प्रत्युष प्रत्युष नहीं है। निखिल, नन्हे सरकार, प्रेजेंट सर। कुंदन, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। वरुण कुमार, प्रेजेंट सर। हर्षवर्धन, प्रेजेंट सर। ओके, यशु, प्रेजेंट सर। निसार, प्रेजेंट सर। ऋषभ, प्रेजेंट सर। प्रिंस, यस सर। गौरव, प्रेजेंट सर। सुशांत, यस सर। शिवम, प्रेजेंट सर। अभिनव, अभिनव गौतम है यहाँ पे? हाँ। आर्यन, प्रेजेंट सर। भव्य, प्रेजेंट सर। यश, भक्त, प्रेजेंट सर। प्रथम, प्रेजेंट सर। ओके, अनिमेश, प्रेजेंट सर। तुषार, प्रेजेंट सर। पंकज, प्रेजेंट सर। ओके, नेक्स्ट ध्रुव, ध्रुव नहीं है, ओके, ठीक है बेटा। तो हेलो सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? हेलो सर। यस आकाश, सर मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो सर मेरे को ना पहले ME3 था अलॉट, पर वो चेंज हो गया ME1 में। ME1 अक्ष भारद्वाज, आज ये यस पहली सर। क्लास है आपकी? यस सर, पहले मैं ME3 में था। तो बेटा उसकी अटेंडेंस नहीं है मेरे पास ना, आपकी लगा दी मैंने। आपका क्या नंबर क्या है? 4191 यस सर। 2022। यस सर। सर आपकी अटेंडेंस ME3 बेटा था। वहां से मार्क करवा लेना मुझे, ओके सर। ठीक है ना? ओके सर मेरा रोल नंबर 4008 सर स्किप हो गया सर। मोहम्मद बेटा स्किप नहीं हुआ, आप स्किप हुए थे। क्लास में लेट आ रहे हो, स्किप हो गया? सॉरी सर। क्या 008? यस सर 4008। सर और कोई है 4020। जो अभी लेट सर जिन्होंने ज्वाइन किया है? 4020। सत्यम, यस सर। नेक्स्ट, एनीवन एल्स जो अभी लेट आए हैं? साहिल एंड सत्यम, ठीक है। और अक्ष बेटा अपनी अटेंडेंस वहां से मार्क करवा लेना, यस सर। ठीक है? ओके क्योंकि सर। बाकी मेरे में एब्सेंट ही जाएंगे नहीं तो फिर। ठीक है सर। ओके, तो बेटा लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? कैन यू टेल मी? किसी को याद है? सर सैमी ऑटो लेथ तक हुआ था, कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ लास्ट। कैप्स्टन और ट्यूरेट का तो ओके, सर ट्यूरेट के बारे में पढ़ाया था आपने। ठीक है, कैप्स्टन एंड ट्यूरेट का ओके। थोड़ा बेसिक को कोई रिवाइज कर पाएगा? यस, कैप्स्टन एंड ट्यूरेट मतलब आपको बताया कोई सेंट्रल लेथ में और ट्यूरेट में क्या डिफरेंस है? मैंने कुछ मटेरियल में शेयर किया था बेटा, है ना? तो उसमें भी उसमें भी काफी कुछ है आपका स्टडी करने के लिए। जिसके पास बुक नहीं है या बुक अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन ऑल्सो फुल रेड मटेरियल, NPTEL के लेक्चर्स हैं और अच्छा है उसमें। और एक मशीनिंग का वो तो बुक से ही है वो, ठीक है? बुक एक चैप्टर ही है वो, अच्छा है उसमें, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है इसको में आपको इजी लगता है, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके लिए
कौन सा इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपके लिए जो भी इनमें से ठीक लगे आपको उसको फॉलो करना है। मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके थोड़े किसी में डिटेल में है, किसी में शॉर्ट एंड प्रिसाइज है। ओके, तो who can tell this? What is the difference between the center lathe and the turret? सर सेंटर लेथ जो होता है वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है और ट्यूरेट Okay. लेथ होता है वो सेमी ऑटोमेटिक, मतलब उसको सेमी ऑटोमेटिकली वो होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, गुड। तो उसमें क्या ऐसा होता है बेटा? ट्यूरेट में सर हेक्सागोनल हेड होता है। हेक्सागोनल क्या होता है वो? सर हेड होता है कटिंग के लिए। हाँ सर टोरेट में सर सेंटर लेथ में टेल स्टॉक होता है, इसमें सर एक हेक्सागोनल ब्लॉक होता है डिफरेंट टूल्स माउंट करने के लिए एक ही जगह। ओके, तो क्या बेनिफिट है बेटा उसका? तनिष्क, क्या बेनिफिट हुआ बेटा उसका? उसमें सर थोड़ा फास्टर प्रोसेस हो जाता है, आइडियल टाइम कम हो जाता है टोरेट में। ज्यादा नंबर टूल लगाने से फास्टर कैसे हो गया? सर डिफरेंट टाइप का हमें यूज करना है तो चेंज हम सर जल्दी से कर सकते हैं उसमें सर कंपेयर टू सेंटर लेथ। यस यस यस, जल्दी कर सकते हो, दैट इज ऑटोमेटिक। आपको याद हो उसमें जब बैक साइड जाएगा ऑटोमेटिक टूल नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा वो। यहाँ पे आपको टूल सेट करना पड़ेगा बार बार, दैट इज द मेजर इशू। ओके ठीक है, तो बाकी और डिटेल में स्टडी कर लेना। आज इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कैप्स्टन ट्यूट कर रहा था मशीनिंग टाइम कैसे निकालते हैं इसमें। एक जब आप कैलकुलेट करोगे व्हाट आर द मेजर पैरामीटर, मटेरियल रिमूवल रेट, वो कैसे करोगे? ये स्किल सबको विजिबल है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये ड्रिलिंग का आ गया है, तो जस्ट वेट। ये मैंने मटेरियल शेयर भी किया आपको, ठीक है ना? तो चाहो तो इसको फॉलो कर लेना, नहीं तो एनपीटीएल में भी सेम है मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने का, जैसे यहाँ पे भी है। ये इसका चैप्टर नंबर 25 करके मशीन टाइम है, उसमें डिफरेंट मशीन टूल का मशीन टाइम कैलकुलेट करना है। तो जैसे लेथ मशीन पहले कंप्लीट हुआ है तो उस पर मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग है। जैसे कि दोनों को कैसे फॉलो कर लो, दोनों में आपको अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है। उसमें नंबर ऑफ पासेस नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ पासेस है। तो आप एक्चुअली जब लेथ मशीन पे वर्क करोगे ना तो आप इस तरीके करोगे, वर्क पीस को माउंट करोगे सबसे पहले आप, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्गर वर्क पीस नहीं मिलेगा, तो यू डोंट, देयर इज नो नीड ऑफ टेल स्टॉक हियर, ठीक है? ये सिर्फ लॉन्गर वर्क पीस के लिए है। तो आप चक में माउंट करोगे वर्क पीस को, तो वर्क पीस से माउंट करने के बाद यू नीड टू कैलकुलेट द मशीन टाइम कि एक वर्क पीस को टाइम करने कितना टाइम, मतलब आपको सेट करने में हर एक चीज में कितना टाइम लगता है। लेकिन यहाँ बात करें मशीनिंग में टोटल कितना टाइम लगता है, सिर्फ मशीनिंग में उसमें आइडल टाइम नहीं है, मशीन कितने तक वहाँ पे विदाउट वर्किंग कंडीशन में है, आपको कितना टाइम लगा सेट करने में, वो डिफरेंट है, वो हर एक की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि कोई ग्रुप बहुत अच्छे से जल्दी उसमें सेटिंग कर लेगा टूल की वर्क पीस की, कोई ग्रुप थोड़ा स्लो कर पाएगा, ठीक है? अगर जो हम इंडिविजुअल की बात करें तो ग्रुप के अंदर ही वहाँ पे देयर विल बी डिफरेंस कि वहाँ पे कोई स्टूडेंट जल्दी फास्ट कर पाता है, कोई स्लो कर पाएगा, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर सब कुछ सेट हो पाता है उसके बाद मशीनिंग टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए कैसे करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो टूल को वर्कपीस के पास लेके आओगे बेटा। तो सबसे पहले आपने वर्कपीस की सेंटरिंग कर ली टूल की, ठीक है? आज लैब होगी, लैब में आपको एक उसमें सेंटरिंग का थोड़ा बताऊंगा मैं, सेंटरिंग कैसे करनी होगी इसमें, ठीक है? लेथ मशीन पे कैसे होगा थोड़ा सा उसका बताएंगे और आपका जल्दी फिनिश कर देंगे उसमें। लेकिन कोशिश करना कि सभी आना, ज्यादा पूरा कंप्लीट का इतना नहीं टाइम लेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक चीजें हैं जो आप वहाँ पे लैब में जाके परफॉर्म करोगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा करवा दूंगा, ठीक? तो 4 बजे सभी मिल जाएंगे वहाँ पे और आपको उसका मशीनिंग कैसे करनी है थोड़ा उसका ब्रीफ कर दूंगा। तो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे है अब, अच्छा इसके लिए कोशिश करना थोड़ा सा लेथ मशीन कंपोनेंट जो है उनका स्टडी कर लेना जब नेक्स्ट क्लास होगी। अब इसमें देखो आपने वर्कपीस को माउंट कर दिया, टूल को सबसे पहले पास में लेके जाते हैं, बिल्कुल टच ऐसे नहीं करते, बिल्कुल टच करते हैं, थोड़ा सा दूर रखते हैं उसमें, ठीक है? तो दैट इज द अप्रोच डिस्टेंस, वो बहुत कम होता है, 1 mm 2 mm बस इतना ही होता है, ज्यादा दूर नहीं होता। और एक होता है दिस ओवर ट्रैवल,
यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है वर्क पीस को जहाँ मशीनिंग होगी थोड़ा आगे लेके जाएंगे, जिससे कि वह रबिंग ना होती रहे, क्योंकि टूल को जो कॉन्टेक्ट में रखेंगे टूल एंड वर्क पीस के बीच रबिंग होगी. सो देयर विल बी वेयर एंड टियर ऑफ द टूल एंड ऑल्सो द सरफेस विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द रबिंग. आप उसको कॉन्टेक्ट में रखोगे ना, एक ही पोजीशन पे रहेगा, वो रोटेट कर रहा है वो तो टूल से वहीं पे इसी पोजीशन में कॉन्टेक्ट में रहेगा. अभी टूल मूव नहीं किया हुआ. ठीक, तो दिस इज अप्रोच. ठीक है, हम कि हमारे पास कितना है ये डिस्टेंस स्मॉल, और दिस इज ओवर ट्रेवल. हमारे पास यहाँ पे ओवररन मतलब वर्क पीस को बाहर की तरफ कितना लेके जाएंगे वो. ठीक है, वर्क पीस से आगे जो मशीन नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे उसको. तो जनरली ये 1 mm 2 mm थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं उसको. तो चाहो तो उसको काउंट करो, बट नहीं भी करोगे तब भी कोई इशू नहीं होता इसका. ठीक, एंड एलसी जैसे बेसिकली LW जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ द वर्क पीस. ठीक है, और LC जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द टूल, बेसिकली जितना ट्रेवल करेगा यहाँ से. तो इतना तो कटिंग किया, लेकिन LC जो इंक्लूड करेगा अप्रोच, हमें दूर से स्टार्टिंग में कितना दूर रखना है और टूल को वर्क पे मशीनिंग के बाद कितना दूर तक रखना है. ठीक है, तो ये पैरामीटर कंप्लीट हुए बेटा यहां तक. A क्या है, O क्या है, LW क्या है, LC क्या है. इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैरामीटर आते हैं वो होता है, अब इसको दिखाता हूँ दूसरी. यहाँ पे ये फिगर बड़े अच्छे से दिखा रखी है इसमें इन्होंने. दिस वन, इज इट विजिबल क्लास? यस सर. सबको विजिबल है? हाँ, तो इनिशियली आपको जब ब्लैंक मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है, मतलब एक तरह से रॉड दे दी, सेमी फिनिश्ड वर्क है वो, आपको उसका डायमेंशन चेंज करना है, उस पर कोई शेप प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें आपका इनिशियल डायमीटर, आउटर डायमीटर से DO दे दिया, और उसके बाद DF, एक तरह से यहाँ पे फिनिशिंग वाला हो गया. ओके, एक कब प्रोड्यूस हुआ, आपने एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ कट दी है, स्मॉल d, ये जो दिख रहा है ना आपको स्मॉल d इस फिगर में, स्मॉल d यहाँ पे दे रखा है, देखो कर्सर को देखते रहो, स्मॉल d, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट. अच्छा, पहले तो ये बता दो, जब मैं d यहाँ पे दूंगा इसमें, तो सिंपली फाइनल डायमेंशन आई कैन इजिली फाइंड आउट. कैसे निकालेंगे क्लास? कैन यू टेल मी बेटा? ये इनिशियल डायमीटर d आउटर DO था, ठीक है ना, ये DF है, और एक डेप्थ ऑफ कट d है, स्मॉल d है मैंने. ठीक है, डेप्थ ऑफ कट इतना मटेरियल रिमूव करूंगा इतनी डेप्थ का. तो व्हाट इज द फाइनल डायमीटर? अगर सपोज करो 20 mm का था ये, ठीक है, 20 mm का आउटर डायमीटर रोड थी, आपको 18 का करना है. तो मैंने सर आउटर डायमीटर -2 टाइम्स डेप्थ ऑफ कट. ओके, ये 2 टाइम क्यों किया आपने? या बेटा कई स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट होता है, वो -d कर देते हैं. तो ध्यान रखना, एक स्मॉल d यहाँ पे ऊपर है और एक d यहाँ पे, दोनों साइड से होगा ना बेटा, ये क्योंकि वर्कपीस को रोटेट कर रहा है एक तरह से, पूरे से सर्कमफ्रेंस से मेटल मूव करेगा. तो अगर जो 2d की फॉर्म में देखोगे तो यहाँ एक d दिखाई देगा, एक नीचे की तरफ d. दैट्स व्हाई d आउटर माइनस 2d, d प्लस d, 2d, तो दिस विल बी इक्वल टू df, फाइनल डायमीटर. ठीक है, तो वर्क पीस का फाइनल डायमीटर कैसे निकालना है एक बार कटिंग के टाइम में, ये टर्निंग का भी बता रहा हूँ. जो आप लेथ मशीन करोगे ना, जब भी आप मशीनिंग करोगे तो ध्यान रखना, तो ये आपको चेक करते रहना है कि आपने इनिशियल डायमीटर कितना था, और उसके बाद आपने डेप्थ ऑफ कट दिया है, डेप्थ ऑफ कट करने के बाद अब कितना फाइनल डायमीटर कितना होगा. ये जब मशीनिंग परफॉर्म करोगे ना लेथ मशीन पे, जब मैं हर एक स्टूडेंट से पूछूंगा ये चीज, क्योंकि ग्रुप में मान लो 6-7 स्टूडेंट हो बेटा, आप अब हर कोई एक एक बार कट करेगा, तो जब भी एक स्टूडेंट ने ऑपरेशन परफॉर्म करा, जब नेक्स्ट आएगा तो उसको पता रहना चाहिए कि कितना डेप्थ ऑफ कट, कितना आपका इनिशियल डायमीटर था. उसके लिए इनिशियल डायमीटर वो होगा जो पिछला जो प्रीवियस स्टूडेंट करके गया है फाइनल, उसके लिए वो इनिशियल डायमीटर हो जाएगा फिर वो. और जब वो डेप्थ ऑफ कट देगा तो उसके लिए फाइनल होगा, वो नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए इनिशियल हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनल डायमीटर हर एक को पता होना चाहिए, तभी प्रॉपर मशीनिंग करोगे. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है, अगर जो सपोज करो आपने डेप्थ ऑफ कट ज्यादा ले लिया, जो रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा ले लिया, तो बेटा यहाँ पे रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे वो वर्कपीस फेल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ वर्कपीस फेल हो जाएगा वो. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे आपका सबसे बड़ा इशू क्या है कि रिकवरेबल नहीं होगा. तो बेटर होगा डेप्थ ऑफ कट ग्रेजुअली लो, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा एक बार डेप्थ ऑफ कट नहीं लोगे, टूल वियर भी होगा, और जितने रिक्वायरमेंट है
फाइनल कट हमेशा पहले हम रफ कट करते हैं, फिर फाइनल हमेशा लास्ट कट हमेशा फाइनल कट होता है, जो हायर कटिंग स्पीड पे होता है वो, जैसे कि बेटर फिनिशिंग अचीव होती है उस केस में, और टूल वेयर भी कम होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कटिंग स्पीड है, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट भी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इनिशियली हम नंबर ऑफ पासेस करेंगे इसमें कि मुझे सपोज करो ये था इनिशियल डायमीटर 30 था और फाइनल डायमीटर 18 चाहिए, तो कितना कम हुआ टोटल क्लास, कितना mm कम हुआ तो बताएगा। 30 की रोड थी, अब फाइनल हो गया है 18, कितना कम हुआ है 12। तो 12 को कैसे करेंगे फिर, एक ही बार में ले लेंगे क्या, मैं 12 mm की डेप्थ ऑफ कट लूंगा क्या, कितने की लूंगा, डेप्थ ऑफ कट कितना लेना चाहिए बेटा, 3 to 5 mm, that will depend, you can take 3 to 5 mm, it will depend on the cutting tool। ठीक है ना, आपका कटिंग टूल कौन सा है, अगर जो उसकी टूल लाइफ हायर होगी, मतलब आपका हायर हार्डनेस का होगा, हायर हॉट हार्डनेस होगी, तो यू कैन टेक मोर देन दिस। ठीक है ना, आप ले सकते हो मेटेरियल, और वर्क पीस भी कैसा है वो भी, तो दैट विल डिपेंड ऑन द टूल एंड वर्क पीस कॉम्बिनेशंस, कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप बेटर होगा, जैसे कि आपको सपोज करो मुझे करना है हर एक कट में 1 mm कट करना है, तो डेप्थ ऑफ कट कितना लूंगा मैं हर एक में, मतलब जैसे मैं एक बार में कट करूंगा, मेटेरियल मोल्ड करूंगा, तो मुझे 1 mm कम करना है, मतलब एक बार 30 था, 30 के बाद 29 होना चाहिए, तो व्हाट विल द डेप्थ ऑफ कट, 0.5। वेरी गुड बेटा, अब यही ध्यान रखना। अब फिर मैं दोबारा लूंगा, अब मैं लूंगा 1 अगेन, और उसको करना है फिर अगेन 0.5 लोगे। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे कि आप एक बैच में, एक ग्रुप पे, एक मशीन पे आप यू आर 5 स्टूडेंट, तो जिन्होंने इनिशियली लिया था 0.5, जो फर्स्ट टाइम कर गया है, तो उनके लिए जो इनिशियल डायमीटर था वो था 30। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा ना, उसके लिए डायमीटर क्या होगा 29। 29, तो 29 से कम करेगा बेटा वो। ठीक है, ऐसे ही जब नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए 28 हो जाएगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाएगा ये। ओके, तो जो रफ कट होता है ना, उसमें 1 mm 2 mm 3 mm आप इजीली ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें जो फिनिशिंग आएगी ना रफ होगी, वो मैटर भी नहीं करेगी, क्योंकि अगले पास में तो रिमूव करनी है हमें। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब फाइनल फिनिशिंग कट होगा ना, उसमें बहुत मिनिमम डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, 0.1 0.2 एंड हायर कटिंग स्पीड परफॉर्म करते हैं। ओके, जिससे कि फिनिशिंग भी बेटर हो, टू लाइफ भी मेंटेन रहे हमारी। ओके, तो इनिशियली जो हम परफॉर्म करते हैं दीज आर द रफ कट, और जब फाइनल कट परफॉर्म करते हैं दैट विल बी फिनिश कट। ठीक, अब देखते हैं ओवरऑल टाइम कैसे निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टूल हमारा मूव कर रहा है यहां से लेके इनिशियल पोजीशन से लेके और यहां तक। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कटिंग, सिंपल सी बात है, जो स्पीड होती है वो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, टाइम तो हमें निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी होगी दैट विल कटिंग वेलोसिटी, ये जो v है, अब ये कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी, दिस इज द, एक चीज ध्यान रखना, कटिंग वेलोसिटी, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द रोटेशनल वेलोसिटी, यस ओमेगा को। ठीक है, आरपीएम नहीं, ओमेगा को, तो ओमेगा, अब आपको याद होगा v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है ना, ओमेगा 2 पाई n 560 ऐसे ही करते थे ना। हाँ, तो वहां से आप एक रिलेशन आ जाएगा बेटा, अब वो देखो कैसे आएगा। अब यहां पे देखो v इज इक्वल टू पाई डी एन। ठीक है, तो हमारे पास वैसे क्या होता है ओमेगा इंटू आर ना, तो वहां पे आर की जब हम डी बाई, वहां पे डी बाई 2 लिख लो उसको, और ओमेगा को 2 पाई एन लिख दो, तो वो तो 2 से 2 कट जाएगा उसमें, तो पाई डी एन बना। ओके, और इसका यूनिट क्या होगी, मीटर पर मिनट, जो कटिंग स्पीड की होगी, और एन रिप्रेजेंट देगा आरपीएम, रोटेशन, और रोटेशन कहां से आई है वर्कपीस की, रोटेशन का एन कहां से आई बेटा, बताइएगा कहां से, वर्कपीस कहां से रोटेट कर रहा है सर लेथ मशीन से, लेथ मशीन के स्पिंडल से। तो आपको याद होगा, आपको डिफरेंट कटिंग स्पीड भी दिखाई थी इन्होंने करके, कम का भी था और डिफरेंट भी था।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल थिंग इज दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कटिंग वेलोसिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको n पता होगा इतना डायमीटर है। जनरली ये जो हम डायमीटर लेते हैं, यू कैन टेक द एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि सर इनिशियल ले या फाइनल ले, यू कैन टेक द एवरेज ऑफ दैट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो एवरेज भी ले सकते हो आप, इनिशियल भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा वो, तो बेस्ट यू कैन टेक द एवरेज ऑफ दैट। ठीक है, तो इसमें डी पुट कर देंगे एवरेज, और ये आपका n वो स्पिंडल की आरपीएम कितनी है, तो स्पिंडल की आरपीएम कहां से डिसाइड करते हैं बेटा, कहां से? यश गुड बेटा, और कोई कहां से करते हैं इसमें? लेथ मशीन पे आरपीएम कैसे कंट्रोल करते हो? एनीवन एल्स? सिंपल सा बेटा, लेथ मशीन पे जो हमारे पास स्पिंडल होता है ना, तो वहां पे मैं दिखाई देता हूं बेटा आपको, ये लेथ मशीन के यहाँ पे हेड स्टॉक होता है इसमें। ओके, हेड स्टॉक में स्पीड कंट्रोल के लीवर मेंशन होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे, तो हमारे पास भी डिफरेंट स्पीड है। अच्छा, अगेन क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? वहां पे ये डिफरेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? एनीवन? हमें लीवर की रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट स्पीड पे रन करने की जरूरत क्या है बेटा? सर हर मटेरियल और हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एक ऑप्टिमल स्पीड होगी सर, उसके लिए। क्या ऑप्टिमल स्पीड होती है? ओके, ये किसने आंसर दिया है? सर अदृश्य सर। आदेश का, वेरी गुड बेटा। हमेशा ध्यान रखना, हर एक टूल एंड वर्क पीस कॉम्बिनेशन के लिए कटिंग वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कितने, क्योंकि ज्यादा कटिंग स्पीड मींस टूल लाइफ कम होती है वहां पे। ठीक है, लोअर करोगे तो उसमें वहां पे आपका जो टूल प्रोडक्शन टाइम होगा ना वो बढ़ जाएगा, दैट विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमें एक ऑप्टिमल चीज चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हमें कि टूल का भी जस्टिफिकेशन है, आपको हायर प्रोडक्शन करना है। ओके, या आपको ये देखना है कि टूल लाइफ बेटर हो, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो, आपका टाइम कम लगना चाहिए, या आपका ऑब्जेक्टिव है, या ओवरऑल जो कॉस्ट है वो होना चाहिए। आपका एक क्राइटेरिया होता है इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग में। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आप देखना होगा कि आपको कौन सी कटिंग स्पीड करनी है, तो आपको टूल वर्क पीस के लिए दे देंगे कि इतनी कटिंग स्पीड होगी, तो ये डायमीटर है, उसके रिगार्डिंग ऑप्टिमल कटिंग स्पीड आप n निकाल लो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये इसके फॉर्मूले के थ्रू आपको ये मेंशन होगा कि इस टूल वर्क पीस के कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, तो यू कैन कैलकुलेट द n। ठीक है, तो n निकाल लोगे यहां से कितना डायमीटर था, व्हाट इज द आरपीएम, आरपीएम सेट कर दो मशीन टूल पे। ठीक है, उस पर रोटेट करेगा वो, तो अब ये n आ गया हमारे पास, और आपको कटिंग वेलोसिटी पता भी थी इसमें, आपको ये डायमेंशन आपको पता चल गया, फाइनल डायमीटर क्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि लेंथ कितने वर्कपीस पे टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, L। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन V। अगर जो टाइम निकालना है तो हमें कटिंग टाइम निकालना है, ठीक है, मशीनिंग टाइम कहेंगे इसको, तो जब वो निकालेंगे तो व्हाट विल दैट, जनरली ऐसे दिखाई देंगे ना, L अपॉन ये FR जो है ना, ये एक तरह से टूल की स्पीड दे रखी है, टूल की स्पीड अलोंग विच डायरेक्शंस, अलोंग पैरेलल टू द वर्कपीस, टूल इस स्टार्टिंग यहां से लेके और यहाँ एंड पॉइंट तक जाएगा, तो ये जो स्पीड होगी ना, ठीक है, ध्यान रखना इसको, टूल ट्रेवल जो हमारी स्पीड होगी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, उसको जैसे हम एफ आर की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और एफ आर जो टूल स्पीड है पैरेलल टू द एक्सिस, वो कैसे निकालेंगे, यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस रिलेशंस, एफ फीड रेट mm पर रिवोल्यूशन, फीड इज द mm पर रिवोल्यूशन, जो वर्कपीस रोटेट हो रहा है उसके रिगार्डिंग टूल जब हम मूव करेंगे एक रोटेशन पे कितना मूव कर रहे हैं,
अगर जो मैन्युअली करोगे तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। जनरली जब हम मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और प्रोडक्शन के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक फीड होगा। तो फीड क्योंकि हमारे पास उस केस में जो कैरेज होगा ना वो लीड स्क्रू से कॉन्टेक्ट में होगा, और लीड स्क्रू की मूवमेंट होगी ना स्पिंडल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। वहां पे हमें फीड जो चाहेंगे वो जो हम डिफाइन कर सकते हैं। 1 mm पर 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन करना है, 0.2 लेना है, जितनी फीड होगी टूल उतना फास्टर मूव करेगा पर रिवॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो अब n इज द mm पर रिवॉल्यूशन, n इज द rpm रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, मीटर पर मिनट, ठीक है ना। n इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, rpm, f इज द mm पर रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन कट जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या बचा mm पर मिनट। तो mm पर मिनट fr, याद रखना ये fr है, v नहीं है, क्योंकि ये अलोंग दिस डायरेक्शन है। ये जो वेलोसिटी दे रखा है टर्निंग ऑपरेशन में टेंजेंशियल है ये, ठीक है, ये टेंजेंशियल है। तो उसको निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो था L/Fr, ठीक है। यहाँ v यूज मत करना, क्वेश्चन बेटा v भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन हम किसका फोकस कर रहे हैं, टूल को कितना टाइम लगा इनिशियल से फाइनल कट करने में, बस। और वो भी दिस इज फॉर द सिंगल पास, एक पास में। अगर जो हमें डेप्थ ऑफ कट एक ही बार में हो रहा है तो, बट एक्चुअली में होता नहीं है। यहाँ पे यूनिट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पासेस, जैसे 30 से लेके मुझे 18 पे जाना था, तो मल्टीपल मैं एक mm की डेप्थ ऑफ कट दे रहा था, तो देयर विल नंबर ऑफ पासेस, ओके, बार बार कट करना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो सिंगल पास की बात कर रहे हैं। सिंगल पास में टी हम निकालेंगे तो सिंपल सा कर लो TM के लिए L/Fr। अब यहां से इनकी वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूला डायरेक्टली, या तो अलग अलग निकाल के जैसे ऊपर मेंशन किया हुआ था, या एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसको याद रख लो। डायरेक्टली फॉर्मूला रखना चाहो दैट इज आल्सो गुड, बट बेटर होगा कॉन्सेप्ट क्या है उस पर फोकस करो, ये आया कहां से है। L इज द डिस्टेंस, fr का पता है n इंटू f, तो n का वैल्यू आपको पता है, n कैसे निकालते हैं, ओमेगा इंटू r से। तो डायरेक्टली बेटा वो सबकी वैल्यू पुट करने बाद ये आपका गया मशीनिंग टाइम इन केस ऑफ टर्निंग, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द सिंगल पास। अगर जो आपको मल्टीपल पासेस के लिए करना है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, यहाँ पे यू विल मल्टीप्लाई बाय द n नंबर ऑफ पासेस। तो नंबर ऑफ पासेस कैसे करोगे, उसके लिए यू विल यूज दिस फॉर्मूला, d इनिशियल माइनस d आउटर, ओके, फाइनल। तो d1 d2 इसमें एक तरह से d1 इनिशियल और d2 रिप्रेजेंट करना फाइनल। मतलब मुझे 30 mm करना था, 30 से 18 करना था अपॉन 2t, 2t इज द जो हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं कर रहा वो, ठीक है। तो 2t बेसिकली हम 2d कह लो, क्योंकि ये दूसरे उसमें है तो नोमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है। एनपीटीईएल लेक्चर में t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम जो इसमें था इसमें d से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बेसिकली d आउटर माइनस d फाइनल अपॉन 2d, और डेप्थ ऑफ कट में कितना बताया था मैंने उसमें आपको लेने के लिए 1, है ना। तो 30 माइनस 18 बाई 2, तो 12/6, तो 12/2, तो 6 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ पासेस कितने हुए बेटा, 6। मतलब आपको 6 टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके 18 आएगा आपका। इज इट क्लियर क्लास। तो वैसे तो आप देखो एक तरीका सिंपल सा ऐसे करेंगे, एक बार डेप्थ ऑफ कट करेंगे तो कितना आया हमारे पास, मतलब ऐसे करने पड़े हमारे पास। अच्छा, डेप्थ ऑफ कट हमने कितना लिया था, 0.5 नॉट 1, ध्यान रखो 0.5 लिया था हमने, ठीक है ना, 0.5 लिया था, 1 mm टोटल कम हो रहा था एक बार में। तो डेप्थ ऑफ कट 0.5 लेंगे तो ये बना 1, तो एक तरह से 12 आ गया, नंबर ऑफ पासेस 12। अगर जो मैं 1 लूंगा ना डेप्थ ऑफ कट, तो मटेरियल रिमूवल अगर जब उस केस में देखेंगे एक बार में 2 mm कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको उसी केस का बता के देख रहा हूँ मैं, कि अगर जो आप जब मशीनिंग पे वर्क करोगे लेथ मशीन पे, तो उसमें बेटा आप ये बहुत ध्यान रखना कि आपको मशीनिंग टाइम मतलब नंबर ऑफ पासेस कैसे निकालने, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ पासेस से कैसे बेनिफिट होगा, एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो पांचों को आपको परफॉर्म करना है, तो यू नीड टू कैलकुलेट। अगर जो डेप्थ ऑफ कट कम लोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा कर पाओगे, अगर जो डेप्थ ऑफ कट आप ज्यादा लोगे तो प्रैक्टिस कम कर पाओगे, मटेरियल जल्दी जल्दी रिमूव होगा। तो आपको जब करेंगे एक लैब में बता भी देंगे इसका। इज इट क्लियर क्लास।
रिमेम्बर वन थिंग, थ्योरी क्लासेस में आपको अगर जो नॉलेज ज्यादा है वो वहां पे प्रैक्टिकल बताएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालना है आपको पूरे ग्रुप का, हर एक ग्रुप को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पासेस कैसे करेंगे और सबकी कितनी कितनी टर्न आएगी, वो इसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो आप। और टोटल मशीनिंग टाइम कैसे निकलेगा, तो सिंपल, यहां से आप इसको नंबर ऑफ पासेस को, एक पास के लिए टाइम लगेगा वो आपने निकाल लिया उस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला, ठीक है, सिंगल पास के लिए मल्टीप्लाई बाय इसको नंबर ऑफ पासेस कर दो, तो उसका हो गया टोटल मशीनिंग टाइम। ओके, तो सिर्फ मशीन का है, अभी तो इसमें हमने वो टाइम नहीं लिया जो और लगना था, टूल सेटिंग टाइम, वर्क पीस सेटिंग टाइम, ठीक है, टूल चेंजिंग टाइम, ये वाला मेंशन नहीं किया हुआ, मशीनिंग टाइम किया बस ये। ओके, तो सब निकाल सकते बेटा मशीनिंग टाइम। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। लेथ मशीन में मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इट क्लियर क्लास? और बाकी रिप्लाई करो बेटा। यस सर। 2-3 बच्चों के तो रिप्लाई आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, समझा सकते हैं इसको। लेकिन ये अभी हो जाएगा तो बहुत ईजी है, क्योंकि ध्यान रखना मोस्टली ऑपरेशन में यही यूज करना आपको। अभी एक चीज नोटिस करना, अगर जो जिनको ये क्लियर है ना, ये मशीनिंग टाइम है, तो ये लेक्चर नंबर 25 है जो मैंने शेयर किया। आपको अलग अलग ना जाके जैसे लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन में, बस उनका थोड़ा सेटिंग से चेंज होने की वजह से किसी में टूल रोटेट हो रहा है, किसी में वर्कपीस रोटेट हो रहा है, किसी में टूल मूव कर रहा है वहां पे, ठीक है, किसी में वर्कपीस मूव कर रहा है उसमें, तो मशीन टाइम का उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यही यूज करना है जो जनरली होता है। ओके, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। आप इसका सभी ऑपरेशन कर देखोगे ना, जैसे इन केस ऑफ लेथ मशीन का हो गया, इन केस ऑफ ड्रिलिंग, बोरिंग, इनके लिए आ गया, देखो फॉर्मूला आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सेम ही आ जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन वो कटिंग वेलोसिटी कैसे आई है उसमें, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे L/NS रिप्रेजेंट किया, NS अलग चीज हो गया ड्रिलिंग केस में थोड़ा सा, बट वो कैसे ड्राइव हो गया है उसको ऑपरेशन देखना पड़ेगा आपको। तो लेथ मशीन का जैसे कि एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा, ये तो मशीन टाइम हो गया। अगर जो आपको मेटेरियल रिमूवल रेट निकालना है वॉल्यूमेट्रिक की टर्म में, कितना वॉल्यूम मेटेरियल रिमूवल हुआ है, तो सिंपल उसका फॉर्मूला होता है कटिंग वेलोसिटी, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। जो मेटेरियल रिमूवल रेट होते हैं 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब इसको देखोगे ना, तो फाइनली जो टर्म आएगी यहाँ आएगी mm क्यूब पर मिनट, उस रेट में आ जाएगा इसकी वैल्यू। इफ वेलोसिटी इज mm per minute, speed is that is the revolution per minute, okay, and d is the in mm, okay। तो फाइनली आपके पास जो ये बन के आएगा ना, that is the mm क्यूब पर मिनट की टर्म में आ जाएगा। तो यहां से तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद मटेरियल रिमूवल रेट निकाल सकते हो आप, ठीक है। और अगर जो उसको उसमें करना है मास की टर्म में कितना करना है, तो उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, तो उसके वजह से आपको केजी की टर्म में आ सकता है उसको। जनरली हम वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम कितना रिमूव किया उसकी टर्म में करते हैं बेटा, या डेंसिटी मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए, कितना मटेरियल मूव कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे क्वेश्चन है कि टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सिलेंड्रिकल वर्कपीस, ठीक है, उसका डायमीटर दे दिया, उसका लेंथ मेंशन कर दिया, 120 का डायमीटर है, लेंथ 450 का है, कटिंग स्पीड मेंशन कर दी कि कट एक बार। तो दो तरीके सिंपल सा, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। रिमेंबर वन थिंग, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने में ना बेटा, कई बार मान लो आपने फॉर्मूला यूज कर लिया लेकिन वैल्यू गलत रख दी और आंसर गलत आ गया, तो ये पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो बेटर होगा जो ये डेरिवेशन स्टेप का है ना, 1 बाय 1 सेपरेटली सॉल्व करो। मशीनिंग टाइम, यहाँ पे एफ क्या है, फाइनल डायमीटर कैसे निकालना है आपने, ये चीज सेपरेटली करोगे तो आपको स्टेप मार्किंग हो जाती है उसमें, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर होता है, मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं उस केस में। तो एक तो ये आ गया। यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग, इन्होंने सिर्फ कहा है एक ही बार में, मतलब ठीक है, वन टाइम में। इन्होंने ये नहीं कहा कि फाइनल कितना करना है, हमें डेप्थ ऑफ कट कितना करना है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा। बट अगर जो हमारे पास क्वेश्चन दूसरा होगा,
जैसे इन केस ऑफ लेथ मशीन से मैंने 30 से कम आना है 18 तक, तो एक बार में तो होगा नहीं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है इन केस ऑफ लेथ मशीन, एग्जाम्पल दे दिया, डायमीटर लेंथ है ये अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल 55 mm के हैं, वेलोसिटी ने दे दी, फीट दे दिया, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पासेस नहीं दिया बेटा यहाँ, लेकिन यहाँ भी इस न्यूमेरिकल में ये जो आपके पास अच्छा पीएन राव बुक होगी ना, उसमें देख सकते हो, वहां पे नंबर ऑफ पासेस होगा उसमें, देखो इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पासेस का, ट्रेवल दिस एंड नहीं, यहाँ भी नहीं है। चाहो तो एक बार उसमें देखना पीएन राव में, पीएन राव के उसमें न्यूमेरिकल्स में मेंशन किया हुआ है उसमें कि ऐसे कुछ करना है तो नंबर ऑफ पासेस कैसे करेंगे। तो उस केस में जो मशीन टाइम सिंगल पास के लिए आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना बस एनपी से, जैसे इधर ड्रिलिंग का दे दिया, ये उसका हो गया। तो ये टीसी जो है कटिंग टाइम जो आया है बेसिकली एक पास के लिए आया है इतना मान लो, ठीक है। अगर जो आपको मल्टीपल पास करने हैं, नंबर ऑफ पास ज्यादा करने हैं, तो उस केस में मल्टीप्लाई कर दो उतने पासेस से, उतना टाइम लगेगा कटिंग करने में बेटा। तो आप ये मशीन टाइम निकालोगे लेथ मशीन में? यस सर। हाँ, कोई और मेटेरियल रिमूवल के लिए सिंपल सा है, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। और उसी अरेंजमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, जो मेटेरियल रिमूवल को इफेक्ट करता है, वो होता है कटिंग स्पीड, दूसरे को होता है फीड, और तीसरे पे होता है डेप्थ ऑफ कट, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं उसकी मेटेरियल रिमूवल को, ठीक। तो यहाँ पे देखो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 1100 mm³ पर सेकेंड, ये आपके एक तरह से मेटेरियल रिमूवल रेट आ गया इन टर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मेटेरियल रिमूवल रेट, ओके। तो मशीनिंग टाइम लेथ मशीन पे कैसे करना है वो आप क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ चलो गुड। अब यहाँ पे बोरिंग ऑपरेशन का तो सबको देख ही लिया, बोरिंग बार पे जो हम लेथ मशीन पे करते हैं। अब ये देखते हो, ये इमेज विजिबल है सबको क्लास? यस सर। तो ये एक तरह से सिलिंड्रिकल रोड टाइप का दिख रहा है बेटा, ये बार है दैट इज मेड फ्रॉम द सीमेंटेड कार्बाइड, ये मटेरियल है बहुत हार्ड होता है ये, और उस पे एक इंसर्ट यूज किए जिन्होंने ऐसे, ये आपने लैब में भी देखोगे, हमारे पास भी इंसर्ट थी। तो नाउ यू कैन सी, जो ये हमारे पास मशीन ये चिप इंसर्ट होती है, इस इंसर्ट को कटिंग के लिए करते हैं, तो बार के ऊपर माउंट कर दो, ठीक। और ऑपरेशन बोरिंग अगर जो लेथ मशीन परफॉर्म करना है, सिंपल इस बार को माउंट कर दो आपका, और ये दिस इज द लेथ मशीन ऑपरेशंस। ये यहां पे ये जो एच वाला दिख रहा है ना बोरिंग, लेथ मशीन पे कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम उसको माउंट कर देते हैं, ठीक है, आपका कैरेज पे, ठीक। तो इसका स्पेशल अटैचमेंट का होगा बोरिंग का ऑपरेशन का, तो आप उसमें रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि हमारे पास उसी दे देते हैं ना, कैरेज को परपेंडिकुलर मूव करता है, ओके। तो हम इसमें सेट यूज कर सकते हैं, और इसको सेट करने के बाद अब डेप्थ ऑफ कट दो, इंटरनल टर्निंग परफॉर्म कर दो, और इसका साइजिंग लार्ज कर सकते हो। तो बोरिंग केस में इस पे लेथ पे करना है तो इस तरीके से होगा, अदरवाइज लार्जर साइज का है तो वी कैन यूज द बोरिंग मशीन, दीज आर द बोरिंग मशीन्स बेटा, ये लार्जर साइज के होते हैं जैसे, ओके। बोरिंग मशीन ये स्पेशल सिर्फ बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। ये दिख रहा सबको क्लास? यस सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, दो तरीके होते हैं, तो एक तो टू फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग, बोरिंग बार इज फीड इनटू द रोटेटिंग वर्क पीस। अब जैसे इन्होंने फीड मोशन यहाँ पे दे दिया, ठीक है, वर्क पीस स्मॉल है, बड़ा नहीं है, तो आप क्या करो, टूल को मूव कर सकते हो। बट इफ वी हैव द लार्जर वर्क पीस, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ तक करना है उसको, और बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या करो, उस वर्क पीस को हैवियर टेबल के ऊपर माउंट कर दो, ठीक है। तो ये टेबल आपका, ये दोनों की तरफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, वर्टिकल भी होती है, वर्टिकल भी दिखाता हूँ।
सभी को। तो यहाँ पे देखो ये टेबल पे माउंट करते हैं, जैसे इन केस ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन में देखा था ना, मशीन वो बेड था उसका, वैसे हैवियर बेड होता थोड़ा इसका। और अब यहाँ पे इसको रोटेट कर दो, ठीक है, इसको इंटरनली मूव करते रहो, ये रोटेट होता रहेगा और ये फीड मोशन दे दो टेबल को, ठीक है। हैवियर वर्क पीस है ना, तो उसको रोटेट तो कर नहीं सकते हैवियर वर्क पीस को, तो बेटर होगा रोटेशन टूल को ही दे दो और इसको जनरली फीड मोशन दे दो वर्क पीस को। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन्स। और टूल कैसा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ध्यान रखना बोरिंग में जो भी आपको दिखाया, ठीक है। और ये जैसे ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब दूसरा है, अगर जो हमारे पास और ज्यादा लार्ज साइज का है, ठीक है, तो व्हाट कैन वी डू, जैसे कि हमारे पास वर्टिकल बोरिंग मशीन है, तो वर्टिकल बोरिंग मशीन में हम एक तरह से दो जगह भी यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे हैवियर सेटअप है थोड़ा। तो ये हैवियर सेटअप है। नाउ जो टेबल है हमारे पास वो रोटेट करेगी, और जो वर्टिकल है टूल रोटेट नहीं करेगा, हम टूल सिर्फ फीड देंगे यहाँ पे। तो वर्टिकल में हम फीड दे रहे हैं यहाँ पे, इसे कितनी डेप्थ तक इसको करना है, ठीक है, और वर्क पीस रोटेट होता रहेगा। वो हैवियर सेटअप होता है ये इस केस के लिए। और नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सिर्फ, ये नहीं कि बोरिंग कर सकते हो इसमें, इस सेटअप में, इसमें और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इसका फेसिंग ऑपरेशन भी कर सकते हो यहाँ पर हैवियर वर्क पीस का। तो दिस इज द वर्टिकल बोरिंग मशीन्स। इसमें एक्सिस जो होती है वर्टिकल होती है स्पिंडल की, देख रहे हो वर्क पीस के अकॉर्डिंग, और उसमें क्या था हॉरिजॉन्टल इस केस में। तो ये इन दोनों में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है बेटा, ध्यान रखना। तो यहां पे हो गया आपका टर्निंग एंड बोरिंग ऑपरेशंस। ये दोनों क्लियर हुए क्लास में सभी को? ओके गुड, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, क्लास में देखो, ऑनलाइन क्लास में यही इशू आता है। अब कुछ स्टूडेंट क्लास छोड़ के चले आते हैं, अभी उनको कितना कहेंगे इसमें, अराउंड 35। अभी ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 15-16 स्टूडेंट्स हैं जो जा चुके हैं। इट्स ओके। पॉइंट इज दिस कि जितने स्टूडेंट को क्लास सिंसियरली लेनी है वो क्लास लो बेटा, ठीक है ना। अब ये इनसे थोड़ा ये पता चल जाता है कि जो क्लास में भी, रेगुलर क्लास में भी जो सिंसियर नहीं है वो क्लास अटेंड ही नहीं करते हो। तो बेटर होगा, ज्यादा मैं इतना नहीं कर, लेकिन रैंडमली हाँ मैं बीच में कभी अटेंडेंस जरूर ले लूंगा। कभी ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे कम हुए हैं या वैसे भी, तो डेफिनेटली आई विल टेक अटेंडेंस। तो ठीक है, थोड़ा उनको देखते हैं कितने उनको आदत है बीच में ऐसे क्लास स्किप करने की। आई विल सी दिस, ठीक है। तो बेटर होगा जो बेटा आप अभी जो क्लास में हैं यहाँ पे और कंटिन्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा सिंसियरली उसको क्लास लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा लेंदी हो गया है पार्ट ये, बट आई विल ट्राई कि मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर 40 मिनट्स में मैक्सिमम सारा करवा दूं, ठीक है, जिससे बोरिंग भी ना लगे आपको और आपको इजी भी है, उसको टॉपिक इम्पोर्टेंट जो है वो क्लियर भी हो जाए। सर एक तो किसी डाउट, कोई डाउट? सर हाँ मैं बोलो क्लास में अटेंडेंस के 5 मिनट बाद आया था, तो मेरी अटेंडेंस लगा दो, मैंने बीच में नहीं बोला था क्लास के। प्रत्युष बेटा अभी रुको, वेट करो। शिवम बोलो। सर वो हाई आरपीएम पे वर्क पीस को रोटेट करने से उसकी वर्क लाइफ कैसे कम हो जाएगी थोड़ा? वर्क लाइफ नहीं बेटा, टूल लाइफ। टूल लाइफ ये थर्मल एस्पेक्ट है। अगर जो मैं किसी वर्क पीस को मैं जब मतलब किसी चीज को मैं टर्न करूंगा ना, शेयर डिफॉर्मेशन होता है ना उसका, तो शेयर डिफॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा, तो वहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट होता है थर्मल एस्पेक्ट में, और इंटरनल फ्रिक्शन बहुत हाई हो जाता है। और वहां पे जो होता है ना, बहुत और ही फैक्टर है फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस, तो वहां पे जो चिप की वजह से भी हो गया। तो ये फैक्टर ऐसे होते हैं कि वहां पर टूल पे जो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। अभी नाउ यू नो दिस थिंग, टेम्परेचर हाई होने से इफेक्ट क्या हो सकता है क्लास? सर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। वो भी इशू हो सकता है। दूसरा, वहां पे बेटा डिफ्यूजन फिनोमेना होती है ना, जैसे वेल्डिंग, वैसे ही क्या होगा कि टूल पे पार्टिकल्स क्लब होके वहां पे एक तरह से क्लम, मतलब एक तरह से वहां पे इश्यूज आएंगे। खैर वो आपको और डिटेल में बताएंगे जब आपका वहां पे चिप का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे टूल वियर कॉन्सेप्ट आएगा और डिटेल में। बट रिमेम्बर वन थिंग, ये थर्मल एस्पेक्ट ना उसको सॉफ्ट भी कर सकता है, थर्मल एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, और वहां पे एक डिफ्यूजन फिनोमेना जिसके से रेक सरफेस पे ना वो क्लब होके मेटल धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है। तो वो जब रिमूव हो जाएगा ना टूल से, तो वो वीक हो जाता है वहां पर।
तो दैट्स वाई टूल लाइफ कम हो जाती है वहां पर। तो हम कहते हैं टूल फेल हो गया वहां पर। पूरा जरूरी नहीं वो टूटेगा तभी फेल बोलते हैं ना, जब उसमें दिखेंगे ना वो एजेस पे रफ हो जाती है, थोड़ा क्रेटर सा फॉर्मेशन हो जाता है, वहां कहते हैं टूल फेल हो गया। ओके, यस सर। तो ये एस्पेक्ट आएगा अभी मैकेनिक्स में बेटा, टूल फेलियर, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कैसे कैसे वर्क करने वहां पे। और कोई डाउट किसी को? ठीक है बेटा, तो आज बस इतना ही है। जिसका अटेंडेंस हो चुकी है इसके कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है, दे में लीव। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। सर सर मेरी अटेंडेंस लगा देना बस 41। प्रत्युष कब ज्वाइन किया बेटा आपने? सर अटेंडेंस के मैंने 5 मिनट 16 या 17 पे ज्वाइन करा था मैंने। तो आपको पता है टॉपिक कौन कौन से कवर हुए हैं? सर आप वो ड्रिल मशीन के बारे में बता रहे थे, मैं क्लास में ही था, मैंने आप अभी वो पूरा सुना था मैंने। अच्छा, ड्रिल मशीन का। या सर वो मैं बस वो अटेंडेंस के बीच में नहीं बोला क्योंकि आप बोलते हैं एंड में बोलना, इसलिए मैंने बोला नहीं था। ठीक है बेटा। तुषार यस सर। आज कौन कौन से टॉपिक हुए बेटा? सर आपने मशीन टाइमिंग और कटिंग टाइमिंग और फॉर्मूलाज कराए थे कि और आरएमआर का फॉर्मूला सर जो होता है वो आपने बताया था, न्यूमेरिकल्स। ड्रिलिंग हुआ है क्या? नो सर। प्रत्युष बेटा लेट भी आए हो और अटेंड भी नहीं की क्लास आपने। प्रत्युष हो यहाँ पे? नो, चलो ठीक है बेटा, यू मे लीव। हेलो सर। हाँ बोलो अक्ष। सर वो ना पिछले हफ्ते तक तो सर आईएमएस पे सर